चलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया था कि बहुत जल्दी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आने वाले हैं और लेकर के आ चुके हैं। सीडीपी का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश, साइकोलॉजी मतलब ईवीएस और मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी हम लोग अब आपको करवाएंगे, मतलब उनका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस थे उनको अलग किए हैं और जो आपके फैक्ट पे आधारित थे उनको मैंने अलग किया है। मतलब जो आपके प्रश्न चैप्टर से पूछे जाते हैं वो मैंने अलग कर लिया है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन जो पेडागॉजी के पूर्णतः पेडागॉजी से संबंधित हैं उसको हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा अलग नया करने के लिए सोचा कि पार्ट 1 में जो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा आता है जिसको हम लोग क्लासेस में अपने पढ़े हुए हैं, और पार्ट 2 में एक समझ विकसित करेंगे पेडागॉजी के प्रति कि कैसे बच्चों को हमको पढ़ाना है, किस प्रकार की हमें सोच रखनी है, कैसे उनको तैयार करना है उनके आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ये 16 दिसंबर 2021 का पेपर है। ठीक है, 16 दिसंबर 2021 का ये पेपर है हम लोगों का, जो प्रीवियस ईयर में हुआ था। अब आप देखिए कि जो सबसे पहला प्रश्न है सीडीपी में वो आपके सामने लग गया है। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो सबसे पहली चीज आपको एक बात नोट करनी है कि एक टॉपिक है जिसका नाम है विकास। ठीक है, यहां से एक या दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं वृद्धि और विकास से। इस टॉपिक का नाम है वृद्धि और विकास। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है जहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। मतलब जो बदलाव होता है उसी को हम विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। आइए देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहला, विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है, मतलब एक ही दिशा में होती है। ऐसा नहीं है, आपने दो सिद्धांत पढ़ा था, एक पढ़ा था सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ठीक है, और एक आपने पढ़ा था केंद्र से दूर की ओर, है ना, केंद्र से दूर की ओर। आप यहां से समझ सकते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी, और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, मतलब उसका विकास एक साथ कई दिशाओं में होता है। ऐसा नहीं कि पहले शारीरिक विकास पूरा हो जाता है, फिर मानसिक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न, ये ऑप्शन हम क्या करते हैं, कट करते हैं। फिर देखिए, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। देखो, हमने आपको पिछले साल भी बताया था, अब भी बता रहा हूं कि केवल जैसे प्रश्नों को कट कर देना है ना, थोड़ा सा उनको पढ़ लेना, समझ लेना। जब आपसे कहे केवल वंश पर आधारित, केवल वातावरण पर आधारित, तो ऐसा नहीं है। जो भी चीजें बालक के जीवन में हैं वो वंश और वातावरण का गुणनफल होती हैं। ठीक है, तो ये कट हो गया। फिर देखिए, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सांस्कृतिक विविधताओं कहने का मतलब यह है कि हम हर पक्ष से कुछ न कुछ सीखते हैं अपने जीवन के। कहीं घूमने गए, वहां भी विकसित हुए, स्कूल में गए, विकसित हुए, पड़ोस के लोगों से कुछ हमने सीखा, बदलाव किया, मित्र मंडली से कुछ हमने बदलाव किया, माता पिता से कुछ बदलाव किया, सीखा मैंने, है ना। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। आइए चौथे को देख लेते हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो ऐसा नहीं है कि विकास केवल वातावरण से पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा प्रश्न के हिसाब से सही हो जाता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। मतलब विवेचनात्मक चिंतन का मतलब बच्चे अपने से एक्सप्लेन करना सीखें, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज के बारे में वो खुद से अपने शब्दों में जब एक्सप्लेनेशन करना सीखते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, विवेचनात्मक चिंतन। एक्सप्लेन करें, उसके बारे में सोचें,
तर्क करें, चिंतन करें अपने शब्दों में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन है पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों खाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बी वाले पे आइए, भारत के 10 राज्यों के नाम बताइए, ये रटने पर आधारित है। सी वाला क्या है कि 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, ये भी रटने वाला काम है, इससे विवेचनात्मक चिंतन नहीं बढ़ता है। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, मतलब रटने पर बल दिया जा रहा है। आपको एक पॉइंट और यहां से नोट करना है कि जहां रटने पर बल दिया जा रहा हो उस ऑप्शन को नहीं कैप्चर करना है, नहीं देखना है, ठीक है, टिक नहीं लगाना है सही का। जहां सोचने पे बल दिया जा रहा हो, ठीक है, जहां चिंतन पर बल दिया जा रहा हो उस ऑप्शन को हमें करना होगा, ठीक है। तो इसमें दूसरे में कौन सा सही हो जाता है, ए नंबर। आइए सी की तरफ, सॉरी तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों से किस पर आधारित है। चरणीय सिद्धांत कहने का मतलब है कि विकास एक, देखो विकास तो चलता रहता है, रुकता नहीं है कभी, लेकिन वो एक गति से नहीं चलता। और जब एक गति से एक समान गति से नहीं चलता तो उसे हम निरंतर नहीं कहते हैं। बात में ये समझिएगा, एक गति से चले तो उसे हम निरंतर कहते हैं, और एक गति से विकास चलता नहीं है ना। देखो शैशवा अवस्था में, फिर बाल्या में थोड़ा सा कमजोर, फिर किशोरा में ज्यादा, फिर कमजोर, तो ये स्टेप वाइज होता है, शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और आप छोड़िए जीन पियाजे को देख लीजिए, जीन पियाजे कह रहा है सबसे पहला कौन सा है, संवेदी गामक, फिर क्या है पूर्व प्रत्यात्मक, फिर क्या है मूर्त संक्रियात्मक, फिर क्या है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। ये कई स्टेप में हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि एक समान गति से हो रहा है, किसी में कम किसी में ज्यादा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही होता है कि विकास की अनिरंतरता। आइए यहां आ जाइए, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, ठीक है, केवल सांस्कृतिक नहीं होगा। फिर क्या है, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। देखो हमने आपको कहा ना कि कोई भी चीज किसी एक पर डिपेंड नहीं होती है, वो साइकोलॉजी में, सीडीपी में कई चीजों का गुणनफल होती है, मिश्रण होती है, ठीक। तो यहाँ शायद ही ये प्रश्न किसी का सही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमाया गया है, इसमें बी ऑप्शन सही होता है, ठीक। आइए चौथे नंबर पे आइए, चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, ठीक। मतलब ऐसे कौन सी बातें इसमें लिखी गई हैं जिससे बच्चों का अधिगम प्रभावित होता है। सबसे पहला पारिवारिक सामाजिकरण, बिल्कुल, परिवार का असर, परिवार के वातावरण का असर बच्चों के जीवन में हमेशा रहता है जब तक वो स्कूल में रहते हैं, स्टार्टिंग यहीं से होती है। समकक्षी संबंधों का मतलब हमारे जो साथ पढ़ने वाले लोग हैं उनका भी असर हमारे बच्चों पे दिखता है, जैसे उनके मित्र होते हैं वैसे ही वो भी होते हैं। तीसरा क्या है, सांस्कृतिक मूल्य, जिस रहन सहन, जिस क्षेत्र में जिस पहनावे को हम ग्रहण करते हैं, भोजन को, उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। फिर क्या है, बच्चों का आत्मसम्मान, बच्चों का आत्मसम्मान। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो इसमें मेरे हिसाब से केवल 4 हो नहीं सकता है ना, दूसरा और चौथा नहीं हो सकता, पहला और तीसरा नहीं हो सकता, 3 तो एकदम सही है। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा, चौथा। चौथे का सी, मतलब जो 4th नंबर पे प्रश्न है उसका सी वाला आपका सही हो जाता है। अब जल्दी से 5वां प्रश्न आप लोग पढ़िए और बताइए, जल्दी से आप लोग हमको 5वां प्रश्न पढ़ करके बताइए। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। देखो जीन पियाजे से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाएगा, जीन पियाजे से हमेशा आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछा जाएगा, इनकी अवस्थाओं से, इनके तत्वों से। तो इन्होंने जो सबसे पहली अवस्था बताई वो कौन सी थी, संवेदी गामक। जो दूसरी अवस्था बताई वो क्या बताई, पूर्व संक्रियात्मक,
ठीक है, क्या नाम है? पूर्व संक्रियात्मक। जो तीसरी बताई वो क्या बताई? मूर्त संक्रियात्मक। ठीक, मूर्त संक्रियात्मक। और जो चौथी बताई वो बताया अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक, देखिए ये होता है। ठीक, ये जो पहली अवस्था है ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक है। ये जो दूसरी अवस्था है ये हमारी 2 से लेकर 7 तक है। ये क्या है? 7 से लेकर 11 तक। और ये क्या है? 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। ठीक, तो ये जो हमारा संरक्षण है, अनुक्रमिक वर्गीकरण है, ये हमारा तीसरे स्टेप की विशेषता होती है। फिर क्या है? प्रतिलोमित चिंतन, रिवर्सिबिलिटी, ये भी हमारी तीसरी अवस्था की विशेषता होती है। जो प्रतीकात्मक खेल है, सिंबॉलिक प्ले जो है हमारा, प्रतीकों के साथ खेलना, ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक, इट मीन्स दूसरे में आता है। एक एक विशेषताएं बताएंगे, आपको बहुत समय लगेगा। इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है, इसमें गणितीय संकल्पनाएं उसके अंदर विकसित हो जाती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। इसमें उसके अंदर जीववाद रहता है ना, सामाजिकरण के गुण विकसित होने लगते हैं। फिर क्या है? संवेदी गामक। संवेदी गामक में बच्चा अपनी संवेदनाओं से, संवेदी अंगों से अपने अंदर समझ विकसित करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। आइए अब हम छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक छोटी सी बालिका प्रतीकात्मक खेल। देखो प्रतीकात्मक खेल आ गया ना, तो प्रतीकात्मक खेल का मतलब पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल का मतलब क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक। और पूर्व संक्रियात्मक को हम क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक को हम क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक, तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है, वही चारों दिया गया है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसे मूर्त संक्रियात्मक कहे थे 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल जिसे हमने क्या कहा था 11 से 15। ठीक, आइए अब हम 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? ऐसे प्रश्नों को करना बहुत आसान होता है। ठीक है, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। मतलब जो इसने बताए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, 3 स्टेजेस नैतिक विकास में, मोरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग ने बताया। तो ये कह रहे हैं कि ये सार्वभौमिक है, केवल भारत के लिए, अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि विश्व के सभी देश के बच्चों के लिए ये है। ऐसे ही उनका मोरल डेवलपमेंट होता है। तो ठीक है, ये सही लग रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन को पढ़ के जवाब नहीं देना है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, मतलब कंटिन्यूटी होती है, वो लगातार सोचते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर होती है। नहीं, नैतिकता हमारी वंश पर भी निर्भर होती है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता से नैतिकता सीखते हैं शुरुआत के दिनों में। ठीक है, तो वंश पर भी आधारित होती है। फिर क्या है? नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन इस ऑप्शन से ज्यादा सही ये नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसे भी हम कट करेंगे, ऑप्शन ए को हम टिक लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए? समीपस्थ विकास क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास क्षेत्र। समीपस्थ विकास क्षेत्र का मतलब कितनी संभावना और है बच्चे की आगे बढ़ने की। अपने दम पे तो उसने जो किया सो किया, लेकिन अगर किसी की मदद उसे मिल जाए, किसी के द्वारा उसको मदद दे दी जाए, तो और कितना वो विकसित हो सकता है। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ZPD। मान लीजिए कि कोई बच्चा अपने से इतना बड़ा गोला बनाता है, लेकिन अगर उसको मदद दे दी जाए तो वो इतना ज्यादा इस गोले के अंदर अभी तक वो अपने से इसी क्षेत्र में काम करता है। अगर उसको किसी की मदद मिल जाए, हालांकि मिलती नहीं है,
एक संभावना व्यक्त की जाती है। इसीलिए समीपस्थ विकास क्षेत्र को संभावित विकास क्षेत्र भी कहते हैं। संभावित विकास क्षेत्र भी इसे हम कहते हैं। निकटतम विकास क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि अपने से तो इतना काम किया, लेकिन किसी की मदद से वो यहां तक काम कर सकता है, उसका क्षेत्र और बढ़ सकता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्षेत्र बढ़ सकता है? ठीक है, समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल अध्यापन के लिए केवल जैसे प्रश्नों को बिल्कुल आपको कट कर देना है। प्रवाही बौद्धिकता की पहचान केवल बुद्धि को पहचानने के लिए कि वो तेज बुद्धि का है कि नहीं, नहीं। जेडपीडी का जो प्रयोग है उसे हमको अध्यापन, टीचिंग और असेसमेंट, अध्यापन और मूल्यांकन दोनों में करना चाहिए। हम पढ़ाते दौरान भी उसकी जो क्षमता है उसको आके फिर ये देखें कि अगर हम मदद उसे दे दें तो वो और कितना अच्छा काम कर सकता है, ये और मूल्यांकन के दौरान भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें से सही हो जाता है। अब आइए कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु, संप्रत्यय मतलब कोई कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एसी चला दीजिए यहां की। अच्छा, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों का आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। मतलब जो उदाहरण दे रही हैं वो हाफ मतलब सॉल्व है, बाकी वो बचा हुआ है। ठीक है, ओके। लेव वाइगोत्स्की एक महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक, जिसे हम क्या कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की, जिसे हम क्या कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की। ठीक, इनसे भी एक प्रश्न निश्चित है। जैसे जीन पियाजे से 2 प्रश्न निश्चित हैं, जीन पियाजे से आपके 2 प्रश्न निश्चित रूप से आने हैं, वैसे जीन पियाजे से 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, जेडपीडी वाला भी इन्हीं से पूछा गया, लेव वाइगोत्स्की से। लेव वाइगोत्स्की से ये भी प्रश्न है कि आधा उदाहरण देती हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही हैं? देखो, इसमें वास्तविक मदद दी जा रही है। आधा सॉल्व है, आधा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें वास्तविक मदद दी जा रही है, और आपको पता है कि जिसमें वास्तविक मदद की जाती है उसे लेव वाइगोत्स्की ने पाड़ कहा, मचान कहा, या ढांचा कहा, या सिंपल वर्ड में आप कह लीजिए इसके फोल्डिंग कहा उसे। ठीक है, अनुकूलन ये सब नहीं होगा। आप इनके कॉन्सेप्ट को समझिए कि इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट दिया था। एक दिया था जेडपीडी, एक दिया था इसके फोल्डिंग, एक क्या दिया था, इसके फोल्डिंग, एक दिया था जेडपीडी, एक दिया था एमकेओ। ठीक है, और एक दिया था सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन जिसे प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत भाषा भी कहते हैं, इसे स्वनियमन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वनियमन भी कहते हैं। एमकेओ क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसके फोल्डिंग मतलब जब बच्चे को किसी कार्य के दौरान निश्चित रूप से मतलब वास्तविक रूप से मदद दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग। जेडपीडी क्या है, जेडपीडी का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे ने जो किया और कितनी संभावना थी अगर उसे मदद दी जाती तो और कितना वो कर सकता था। ठीक है, ओके। आइए 10वें प्रश्न की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। अच्छा ठीक है, ये तो सपोर्ट करता है। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ठीक है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, ठीक है। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। आप डंडे का प्रयोग, थप्पड़ का प्रयोग बाह्य रूप से आप किसी भी अनुशासन को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। अनुशासन बनाने के लिए किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए 11वें प्रश्न की ओर आइए। 11वां प्रश्न क्या है कि एक महत्वपूर्ण, देखिए यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। मतलब क्लास में जाए तो ये ना कहे कि तुम प्रतिभाशाली हो आगे बैठो,
तुम सामान्य बुद्धि के हो बीच में बैठो, तुम मंद बुद्धि के हो पीछे बैठो, तो ऐसा ना करे कोई बच्चा, कोई टीचर। क्यों ना करे? क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। सुविधा असुविधा की बात यहाँ पे नहीं है, इससे तो और सुविधा हो जाएगी पहचानने में, है ना। यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, ये भी बात नहीं है, ठीक। लेकिन उनको डिवाइड तो करना ही नहीं है। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था सीटेट के लिए कि किसी भी तरीके से बच्चों को चिन्हित नहीं करना है कि ये प्रतिभाशाली, ये सामान्य बुद्धि, आपको पहचानना है, लेकिन क्लास में बच्चों को ये चीज फील नहीं करवाना है, ठीक है। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देते। फिर क्या है, बुद्धि लब्धि की संकल्पना स्थायी नहीं है, ठीक है, सही है। अगर आप किसी बच्चे को प्रतिभाशाली मानते हो, किसी को सामान्य मानते हो, तो ऐसा नहीं कि सामान्य वाला प्रतिभाशाली नहीं बन सकता है, मेहनत करेगा तो बन सकता है। इसलिए इसे हम कहते हैं स्थायी नहीं है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही होता है, डी वाला। सी वाला क्यों नहीं सही है? यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देगा? अगर सामान्य बुद्धि को हम अलग कर दें, प्रतिभाशाली को अलग कर दें, तो ये दो समूह बन गए, दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो नहीं का तो ऑप्शन आता ही नहीं है। बिल्कुल प्रतिस्पर्धा सामूहिक हो सकती है, ठीक। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए, चिन्हित नहीं करना है बच्चों को। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, ठीक। मतलब एक टीचर पढ़ाते समय कई प्रकार की चेंजिंग अपने अंदर लाता रहे, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में, स्टार स्टूडेंट बनाने में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य सबको पढ़ाना होना चाहिए। यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ठीक है। तो आपको देखो, आपको याद होगा कि बहुबौद्धिकता का संबंध किससे है? हार्वर्ड गार्डनर से है, ठीक है। बहुबौद्धिकता का संबंध किससे है? हार्वर्ड गार्डनर से है। इसलिए हम बहुबौद्धिकता को ही सपोर्ट करते हैं, ए वाला ऑप्शन। आइए, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी, ये कई बार पूछा गया कि जो आप देखेंगे कि 2 वर्ड के वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। एक बार में समझ लीजिए बिना बात किए, ठीक है। टेलीग्राफिक स्पीच, तार प्रेषिक वचन, इसको आप याद कर लीजिए कि टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है। 2 शब्दी उच्चारण वाले शब्द जो होते हैं बच्चों के, जो 1.5 से 2.5 साल के बीच में बोले जाते हैं, ठीक। अब आप देखिए, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कहना क्या दर्शाता है? रूढ़िवादिता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूढ़िवादिता से, लैंगिक भेदभाव से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सामाजिकरण और लैंगिक भेदभाव से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। वो कौन सा है? बी, ठीक है। स्टेरियोटाइप नहीं होना है किसी भी शिक्षक को। लैंगिक रूढ़िवादिता किसी विशेष कार्य को या किसी विशेष जेंडर के लिए कोई विशेष अवधारणा बनाना ठीक नहीं होता है। आई बात समझ में? इसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं, और बिल्कुल भी ऐसे टीचर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है, ठीक। आइए एक और प्रश्न देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, ठीक है, ये तो लग रहा है। स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, ठीक है। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन क्या नहीं होता होगा ना? तो बिल्कुल ये नहीं होता होगा जो केवल मानक पर आधारित हो, बल्कि अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल किया जाना है। स्व मूल्यांकन का अवसर देना है बच्चों को। समकक्षी मूल्यांकन, दोस्त से कुछ सीखें। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, उनके बारे में पूरी कुंडली तैयार करना, क्या है, कैसे हैं, कहाँ से हैं, ये सारी बातें प्रगतिशील कक्षा की विशेषताओं में आती हैं, ठीक है। लेकिन जो एक बात है, ये कौन सा? सी नंबर, कि
केवल केवल हमने आपको नेगेटिव शब्दों में रखा था, केवल जैसे ऑप्शन को आपको सपोर्ट नहीं करना है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन इसमें नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने जो 16 तारीख को एग्जाम हुआ था सीटेट का, सीडीपी के जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, जो चैप्टर से डायरेक्ट पूछे गए हैं, वो 15 प्रश्न कर लिए हैं। अब जो हमारा पेडागोजी वाला सेक्शन है इसी पेपर का, जो पार्ट 2 लेकर के आएंगे, वो 15 से 30 तक के प्रश्न होंगे, जो बिल्कुल शिक्षण शास्त्र पर टोटली जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उस पर आधारित होंगे। तो मिलते हैं आपसे इसी क्लास के पार्ट 2 में, तब तक धन्यवाद।